हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आपका फिजिक्स ट्रबल शूटर मयूर शर्मा आपके सामने। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और ये हमारा ऑप्टिक्स यानी कि यूनिट नंबर 6 का रे ऑप्टिक्स का पार्ट है। ठीक है, अब इसका नाम जो हमने लिया है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तो ये नाम अपने आप में ही बता रहा है कि लेंस को बनाने वाला फॉर्मूला, यानी कि इस लेंस से हम किसी भी फोकल लेंथ का लेंस डिज़ाइन करने में इसकी हेल्प ले सकते हैं। अब जैसे मैंने ये लेंस पहन रखा है, तो मेरी आई साइट ज़रूरी तो नहीं है कि जितनी मेरी आई साइट में प्रॉब्लम है उतने कोई दूसरे के में भी होगी। तो हर किसी पर्सन के आई साइट अलग अलग होती है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए हमें अलग अलग फोकल लेंथ के लेंसेज चाहिए। तो आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल के पीछे 4-4 लेंस आने लगे हैं, 4-4 कैमरे आने लगे हैं। तो वो क्यों आते हैं? क्योंकि जिससे कि आप अलग अलग डिस्टेंस पर जो फ़ोटो हैं उनको एडजस्ट कर सकें, दूर की फ़ोटो, पास की फ़ोटो, इस तरीके से। तो उसमें अलग अलग फोकल लेंथ चेंज होती है, तो जिससे कि आप अलग अलग व्यू में फ़ोटो खींच सकते हैं। और वो फ़ोटो पुराने जो कैमरे होते हैं उनसे अब जो फ़ोटो आते हैं बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि उसमें फोकल लेंथ को हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमें ज़रूरत पड़ती है अलग अलग फोकल लेंथ के लेंसेज की। तो उसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, जो हमें हेल्प करता है कि हम किस तरीके से अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी फोकल लेंथ का क्या बना सकें, लेंस बना सकें। तो इसके लिए ये डेरिवेशन आपके 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में कई साल रिपीट हो चुका है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है बोर्ड के लिए। तो सबसे पहले हम आज इसका डेरिवेशन देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी फोकल लेंथ को चेंज करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। ठीक है जी, तो ये कॉन्वेक्स लेंस क्यों है? क्योंकि इसके सरफेस बाहर की तरफ है दोनों। इसे हम बाई कॉन्वेक्स लेंस या डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ठीक है, तो ये जो हम लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ते हैं, ये बेसिकली हमारे पास में थिन लेंसेज के लिए होता है। थिन लेंसेज, जैसे जब मैंने ये लेंस पहन रखा है तो इसकी थिकनेस बहुत कम है। तो यहाँ पे कुछ एज्यूम्शंस हम लेके चल रहे हैं। पहला कि ये जब मैंने दिखाने में ये लेंस जो है उसकी थिकनेस ज़्यादा दिखाई है, लेकिन एक्चुअली हम इस थिकनेस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर हमने जो ऑब्जेक्ट लिया है, दिस इज़ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये हमारा रेयरर मीडियम है। रेयरर मीडियम यानी कि ये हमारे पास में कौन है? सराउंडिंग। तो सराउंडिंग में यहाँ पर रेयरर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। ऐसे ही यहाँ पर भी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर और इधर μ1 होगा, और बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो μ2 है। ये यहाँ पर μ2 जो है इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस। तो ये सराउंडिंग और μ2 जो है ये हमारे पास क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस, जिस मटेरियल का बना है। तो मटेरियल यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे पहले ज़्यादातर जो होते थे ग्लास के बनते थे, लेकिन अब जो है आपने देखा होगा फाइबर के, प्लास्टिक के, अलग अलग तरीके के लेंसेज आते हैं। तो वो लाइट वेट भी होते हैं और बहुत ईजीली हम उनको पहन भी पाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग मटेरियल का लेंस हो सकता है, तो जिससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। अभी हम लेंस को एयर में रखेंगे तो सराउंडिंग एयर है। इसी लेंस को अगर मैं वाटर में ले जाऊंगा तो सराउंडिंग चेंज हो जाएगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वापस से आते हैं फॉर्मूले पे। तो ये हमारे पास μ1, μ2, μ1, मतलब यहाँ पर लाइट रे 2 बार रिफ्रैक्शन करेगी। कैसे? एक बार लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है? रेयरर टू डेंसर, और फिर डेंसर टू रेयरर। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे पास में इस तरीके से ये जो मैं ये लाइन खींच रहा हूँ डॉटेड,
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है और ये पोल। तो यहाँ पे दो सरफेसेस हैं। पहला सरफेस इसका जो मिड पॉइंट होता है ये पोल होता है, और दूसरा जो होता है वो यहाँ पर, अगर मैं इसको कंप्लीट करूँगा तो हमारे पास में एक स्फेयर मिलेगा, कांच का स्फेयर। उस स्फेयर का जो सेंटर होता है उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, यानी कि इस सरफेस का सेंटर है ये, जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं। सेंटर से कोई भी लाइन जब आप सरफेस पे मिलाते हैं तो वो रेडियल यानी रेडियस के अलोंग होती है, यानी इट इज़ नॉर्मल टू द सरफेस। तो रिफ्रैक्शन में हम लाइट रे किस डायरेक्शन में बैंड होगी ये नॉर्मल पे डिपेंड करता है, और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये रेयरर टू डेंसर जा रही है, डेंसर टू रेयरर। तब हुआ क्या कि हमने यहाँ से ये लाइट रे ली 2, तो ये नॉर्मल इंसिडेंस है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में सीधी सीधी निकल जाएगी। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि आपको कोई भी इमेज बनानी होती है तो उसके लिए आपको 2 रेज की ज़रूरत होती है, और कोई भी रे डायग्राम बनाने में आपको वो एरो बनाने होंगे। आप सिंपल अगर लाइन खींच आते हैं, डायग्राम पूरा कंप्लीट सही बना के आते हैं और आपने एरो नहीं बनाया है, तो इसका मतलब आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये एरो बनाना ना भूलें। अब जब भी कोई लाइट रे रेयरर से डेंसर जाती है तो ये वाला जो म्यू2 मीडियम है ये हमने यहाँ पर कैसा लिया हुआ है, डेंसर। जैसे बाहर एयर है और ये ग्लास का बना है डेंसर मीडियम, तो ये लाइट रे जो है वो इस तरीके से बैंड होगी। तो जब ये बैंड होगी तो इसको इस तरीके से आगे जाकर कहीं पे जाके मिलना था। तो O की इमेज बननी थी कहाँ पर, आई डैश पर, मगर ये हो ना सका। क्यों नहीं हो सका भाई? तो वो इसलिए नहीं हो सका क्योंकि जैसे ही लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट होगी और जब ये बाहर निकलेगी, तो जब ये बाहर निकलेगी तो यहाँ पर नाउ इट इज़ मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। तो यहाँ पर हमारे पास में P2 पोल है, इसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे हम ऑप्टिकल सेंटर को L से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट O हमने ले रखी है। ठीक है, अब ये C1 हो गया। तो ऐसे ही इस सरफेस का भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C2। तो यहाँ से हम जब नॉर्मल लेंगे तो इस पॉइंट पर नॉर्मल आएगा। तो अब देखिए बात कैसे चेंज हो रहा है। पहले ये O से M गया, M से ये आया N पर, लेकिन इसको जाना था सीधे, लेकिन रिफ्रैक्शन हो गया। रिफ्रैक्शन होने का मतलब यानी कि लाइट रे इज मूविंग नाउ फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। पहले हमारा नॉर्मल नीचे था और ये नॉर्मल के तरफ टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुई थी। अब ये डेंसर टू रेयरर है, अभी नॉर्मल ये है, तो ये नॉर्मल से फिर अवे यानी अगेन ये नीचे बैंड हो जाएगी और ये यहाँ पर इस तरीके से आएगी। यानी कि इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पर 2 इमेजेस बन रही हैं। इसको हम यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वर्चुअल जो एक्चुअल में नहीं होता, जिसको हम मान लेते हैं। तो बेसिकली है क्या कि पहले वाले सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, और दूसरे वाले सरफेस के लिए ये इमेज जो है ऑब्जेक्ट का काम करती है और इसकी एक सेकंड सक्सेसिव इमेज बनती है। आई डैश की इमेज बनी आई पर। ठीक है, एक बार फिर बता रहा हूं मैं आपको, O की इमेज बनी आई डैश पर और आई डैश की इमेज बनी आई पर, क्योंकि ये 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ। जितनी बार रिफ्रैक्शन, जितनी बार रिफ्लेक्शन होता है उतनी बार इमेजेस क्रिएट होती हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास में अल्टीमेटली जो हमें दिखाई देती है वो आई होती है, आई डैश हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि वो बीच में कहीं पर प्रोसेस में बन रही है। तो मैं आज बताया था कि यहाँ पर हमारे पास में हम जो है कुछ एज्यूम करके चल रहे हैं। क्या एज्यूम करके चल रहे हैं बच्चे? कि पहली चीज़ तो ये थिकनेस जो है वो बहुत कम है, ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये जो अपर्चर मतलब साइज ऑफ द लेंस छोटा है, जिससे ये जो एंगल यानी ये जो डेविएशंस हो रहे हैं ये भी बहुत कम हो रहे हैं। ठीक है, अब इससे फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर जब हम थिकनेस कम ले लेते हैं तो सारी डिस्टेंसेस हम ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं, नहीं तो जनरली ये डिस्टेंसेस हमें कहाँ से लेनी पड़ती हैं,
पोल से, लेकिन हमने ये थिकनेस कम कर दी तो सारी डिस्टेंसेस हम कहाँ से लेंगे, L से। तो पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए ये जो डिस्टेंस होती है L तक, ये U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लेते हैं। फिर L से लेके ये जो डिस्टेंस है इसे हम V डैश मान लेते हैं, और ये जो फाइनल इमेज जो हमें दिखाई देगी बाहर वो V, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में इस तरीके से ये डायग्राम होता है। अगर ये 3 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें से सिर्फ 1 मार्क्स का आपका केवल ये डायग्राम होगा। तो इस डायग्राम को आपको कम से कम 4 से 5 बार कॉपी पर प्रैक्टिस करके देखना चाहिए, क्योंकि ये एक बार में नहीं बनता। जैसे आप देख रहे हैं ना कितनी सारी रेज हैं, तो ये आपको देखने में भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। तो आप इसको अगर 1 बार 2 बार करेंगे तो आप तैयार नहीं कर पाएंगे। कम से कम इसे आपको 4 से 5 बार बनाकर देखना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डायग्राम ही डायग्राम 3 में से 1 नंबर का होगा, तो उस हिसाब से आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और डायग्राम नीट एंड क्लीन आपका दिखाई देना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो अब हम डेरिवेशन शुरू कर रहे हैं। इस डेरिवेशन के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं उसे? रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमारे पास में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम देख पा रहे थे वो कौन कौन से थे, यानी कि इस तरफ हमारे पास रेयरर मीडियम है, μ2 जो है वो डेंसर मीडियम, और ये μ1 अगेन रेयरर। तो लेंस के दोनों तरफ रेयरर मीडियम जो सराउंडिंग है और डेंसर मीडियम जिस मटेरियल का लेंस बना हुआ है। तो अब हम बात करेंगे एक एक करके, क्योंकि 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है तो 2 बार रिफ्रैक्शन फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर सरफेस 1। सरफेस 1 पे जब हम ये बात करें तो सरफेस 1 पर हमारे पास में फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला वो होता है 1 μ2 - 1 अपॉन r इज इक्वल टू μ अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। ठीक है, किसी भी स्फेरिकल सरफेस पर जब रिफ्रैक्शन होता है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसके लिए ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो इसे बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन फॉर्मूला एट स्फेरिकल सरफेस। तो लेंस का सरफेस स्फेरिकल है, इसके लिए ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। अब कैसे यूज़ कर रहे हैं उसको समझेंगे। 1 μ2 का मतलब लाइट रे फर्स्ट से सेकेंड मीडियम में गई, यानी सराउंडिंग से लेंस में, यानी कि फर्स्ट मीडियम इज व्हाट, μ1 एंड द सेकेंड मीडियम इज μ2। अब जब हम यहाँ पे देखते हैं तो ये 1 μ2 माइनस 1 अपॉन u हो जाता है। यहाँ पर 1 μ2 की जो वैल्यू होती है इसको हम लिख सकते हैं μ2 अपॉन μ1। ऐसे ही जब ये 2 से फर्स्ट में जाएगी तो ये रेसिप्रोकल होगा 1 μ2 का। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यानी हम रिवर्स कर सकते हैं इसको। तो ये वैल्यू बन जाएगी μ1 डिवाइडेड बाय μ2। ठीक है भाई, तो जब हम इसको यहाँ पर देख रहे हैं तो ये 1 μ2 माइनस 1 अपॉन r, 1 μ2 अपॉन v माइनस u। तो v कौन है, इमेज डिस्टेंस, r कौन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट सरफेस के लिए, तो फर्स्ट सरफेस के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो मैंने मान लिया r1। तो इस डायग्राम में ये r1 कौन है, ये जो c1 p1 है वो r1 है, यानी c1 से p1 तक की डिस्टेंस। ऐसे ही c2 और p2 की जो डिस्टेंस होगी इसे हम सेकेंड रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी r2 कहेंगे। अभी हम पहले सरफेस की बात कर रहे हैं तो r1, लाइट रे जा रही है फर्स्ट से सेकेंड में तो 1 μ2। अब फर्स्ट सरफेस के लिए मैंने आपको बताया i डैश इमेज है और इसकी डिस्टेंस कितनी है, v डैश। तो हम यहाँ पर इसे v डैश यहाँ पर ले लेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है बच्चे, अब हम ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पर इसमें पुट कर दें। तो जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा
म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन माइनस वन अपॉन आर वन इज इक्वल टू म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन अपॉन वी डैश माइनस वन अपॉन यू। अब इस पूरी इक्वेशन में हम म्यू वन से मल्टीप्लाई करें, तो अगर मैं म्यू वन से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो म्यू वन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास में ये जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन वी डैश माइनस म्यू टू अपॉन यू। ये म्यू वन फिर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर म्यू वन आ गया। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं, म्यू वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो म्यू वन से म्यू वन कैंसिल, म्यू वन का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ कैंसिल आउट होगा और यहाँ पर म्यू वन आ जाएगा। तो ये हमारे पास में आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी चीज़ को हम देखना चाहते हैं सेकंड सरफेस के लिए। तो अब हम यहाँ पर सरफेस ले लेते हैं 2। तो जब हम सरफेस 2 लेंगे तो लाइट रे इज नाउ मूविंग फ्रॉम सेकंड टू 1। क्यों? क्योंकि अब ये ग्लास से किस में जा रही है? एयर में। तो ये 2 म्यू 1 हो जाएगा। अब जब ये 2 म्यू 1 हो जाएगा तो यहाँ पर हर जगह पर चेंजेस आएंगे। तो 1 की जगह पे 2। अब देखिएगा सेकंड सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो वैल्यू यहाँ पर ये v और यहाँ पर ये v डैश हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये 1 और ये 2, ये भी 2, ये 1, ये 2, हर चीज़ देख रहे हैं आप इंटरचेंज होती जा रही है और ये v डैश आ गया। अब इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास में यहाँ पर म्यू 2 से मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, और जब मैं म्यू 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में सेकंड इक्वेशन आएगी म्यू 1 माइनस म्यू 2 अपॉन R2 इज इक्वल टू म्यू 1 अपॉन V माइनस म्यू 2 अपॉन V डैश। इसमें से ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया, म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2 डिवाइडेड बाय V, और इधर हो जाएगा ये V डैश। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास में आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास में हमने इस तरीके से फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस के लिए ये हमने 2 इक्वेशंस यहाँ पर फॉर्म की। तो जब ये 2 इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म हो गई तो यहाँ पर एक चीज़ हम कंपेयर करेंगे। ये देखिए यहाँ म्यू 2 म्यू 1 है और यहाँ म्यू 1 म्यू 2। ऐसा क्यों है? पहली ये म्यू 1 से म्यू 2 में जा रही थी, दूसरी बार म्यू 2 से म्यू 1 में जा रही थी। पहले वाले सरफेस के लिए हमारे पास u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी, v डैश इमेज डिस्टेंस थी। सेकंड सरफेस के लिए v डैश ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई और ये जो है वो हमारे पास में इमेज डिस्टेंस हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 हमने यहाँ पर किया। ऐसा करने से क्या हुआ कि हमारे पास में, अब देखिए पहले हम RHS को राइट हैंड साइड को ऐड कर रहे हैं। ये माइनस का टर्म है, ये प्लस का टर्म है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर आ गया म्यू 1 अपॉन V माइनस म्यू 1 अपॉन U। इधर देखेंगे ये इक्वेशन 1 थी, तो इसमें म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस ये वाला टर्म म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाय R2। ठीक है बच्चे, अब इसमें से हम म्यू 1 को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। इसमें से हम म्यू 2 माइनस म्यू 1 को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास में बचेगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2।
ठीक, इस μ1 से हम अंदर डिवाइड कर देंगे। तो जब ये μ1 यहाँ पे डिवाइड करेगा तो ये अपॉन में यहाँ आ जाएगा और यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि पहले हमारे पास इससे पहले फॉर्मूला था लेंस फॉर्मूला, जो आपने 10th में भी पढ़ा था और यहाँ पर भी है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो हम सीधे सीधे 1/v माइनस 1/u को 1/f रख सकते हैं, या आप दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे ये लगा सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी होती है तो इमेज फोकस पे बनती है। तो u हमने कर दिया इन्फिनिटी, v हमने कर दिया फोकस। तो यहाँ पर अब अल्टीमेटली जो फॉर्मूला बन के तैयार हुआ वो हमारे पास में क्या हुआ, तो हम यहाँ पर देखेंगे तो 1/∞ की वैल्यू 0 हो जाती है और ये हमारे पास में फाइनल फॉर्म निकल के आती है क्या, यहाँ पर 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखिए इसमें r1 और r2 जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, μ2 और μ1, μ2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेंस के मटेरियल का, और μ1 उसके चारों तरफ सराउंडिंग का। अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो हमारे पास सराउंडिंग है वो यहाँ पर एयर और यहाँ पर भी एयर होगी, तो दोनों तरफ जब एयर होती है तो μ1 की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं 1 और μ2 की वैल्यू हम ले लेते हैं μ, जिसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब भी लाइट रे एयर से किसी मीडियम में एंटर करती है तो उस कंडीशन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और उस कंडीशन में हम सिर्फ, जैसे ग्लास है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे हम उसे, जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, तो हम सीधे सीधे यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इसको चेंज कर देंगे और ये फॉर्मूला जो होगा सिंपल हम लिख सकते हैं μ माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो अब इन दोनों फॉर्मूले में फ़र्क क्या हो गया, ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब हमारी सराउंडिंग अदर देन एयर होगी, यानी हम एयर में नहीं रख रहे, एयर के अलावा कहीं पर रख रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास में ये तभी हम यूज़ कर पाएंगे जब सराउंडिंग में हमारे पास में एयर है और लेंस का मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यहाँ लेते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों फॉर्मूले जो होते हैं हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और दीज आर द 2 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास में जो लेंस मेकर फॉर्मूला था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके बोर्ड के लिए। तो इसको रिटन प्रैक्टिस करिए कम से कम 4 to 5 टाइम्स, डायग्राम की प्रैक्टिस करिए प्लस डेरिवेशन को करके देखिए। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, पूरा वॉच करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।